नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है विमल सिंह बालाजी। स्टडी अड्डा में आपका स्वागत है। सुपर टेट 2022 के लिए कंप्लीट कोर्स हम आपको करा रहे हैं। तो इससे पहले क्लास नंबर 31 देखी थी। पिछला वाला टॉपिक साइड माई बटन में मिल जाएगा आपको। आज हम क्लास नंबर 32 के अंतर्गत प्रोटीन, उसके प्रकार, उसके महत्व, उसके कार्य और साथ ही साथ प्रश्नों की भी प्रैक्टिस करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं आज का हमारा टॉपिक। ये पूरा कोर्स है मानव शरीर स्वास्थ्य, स्वच्छता और पोषण के अंतर्गत जितने सब टॉपिक हैं, इसके अंतर्गत आने वाले जो टॉपिक हैं वो आपके चल रहे हैं। इससे पहले क्या, यदि आपने टॉपिक ना देखे हो, पहले की क्लास ना देखी हो, तो कंप्लीट प्लेलिस्ट डिस्क्रिप्शन में और प्लेलिस्ट दोनों जगह मिल जाएगी। तो सबसे पहले बात करते हैं प्रोटीन की। तो प्रोटीन जो है, ये नाम किसने दिया था? तो बर्जीलियस और जो मूल्डर हैं उन्होंने जो है वो दिया था। शरीर का लगभग कितना परसेंट? तो लगभग 14%। और मृत और सूखे शरीर का बात करें तो लगभग 50% तक भाग जो है ये प्रोटीन जो है वो बनाते हैं। तो अगर इससे निष्कर्ष निकालें तो आप ये कह सकते हैं कि प्रोटीन की जो मात्रा होती है वो मांसाहारी जो भोजन है उसमें अधिक देखने को मिलती है। पर ऐसा नहीं कि शाकाहारी में होती नहीं। शाकाहारी जो लोग हैं उनको प्रोटीन अनाज, दूध, दाल, इन सभी से जो है वो प्राप्त होता है। दालों की अगर बात करें तो इसमें सबसे ज्यादा मात्रा आपको प्रोटीन की देखने को जो है वो मिलती है। तो इस पॉइंट को ध्यान रखिएगा। ऊपर जो खोज है या जिसने नाम दिया उनका नाम ध्यान रखिएगा, परसेंटेज को ध्यान रखिएगा, जहां से प्रश्न जो है वो पूछे जा सकते हैं। और एक और आपको एग्जाम्पल याद रखना है, वो आपका है सोयाबीन। सोयाबीन भी जिस प्रकार दालों में आपको बहुत अधिक मात्रा में देखने को मिलता है प्रोटीन, उसी प्रकार सोयाबीन में भी ये मात्रा जो है वो अधिक देखने को मिलती है। अगर ऑप्शन इस प्रकार से छाड़ दिए जाएं तो सोयाबीन वहां पर ऑप्शन हो सकता है। 100 ग्राम सोयाबीन जो चंक्स होते हैं ना, छोटे छोटे इस टाइप की होते हैं सोयाबीन के साइज, तो उसमें करीब 50 ग्राम प्रोटीन जो है वो देखने को मिलता है। अधिकतर लोग जो नॉनवेज नहीं खाते हैं वो जो है वो सोयाबीन जो है इसको खाते हैं ताकि शरीर में प्रोटीन की मात्रा मिल सके। बाकी अन्य स्रोत हैं जैसे दाल वगैरह, उससे मिल ही जाता है, पर सोयाबीन भी काफी अच्छा एक स्रोत है। आगे बात करते हैं तो प्रोटीन के संयोजन में कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन जो है वो तो होता ही है। उसके अलावा 16% नाइट्रोजन भी जो है वो विद्यमान रहती है। इसके अलावा सूक्ष्म मात्रा में गंधक, जिसे हम एस कहते हैं, जिसे हम सल्फर कहते हैं, वो लौह, आयोडीन, ये सब भी जो है वो सूक्ष्म मात्रा में स्थित होते हैं। तो प्रश्न को अगर बनाने का तरीका यहाँ पर कैसे हो सकता है कि प्रोटीन में इनमें से कौन सा तत्व जो है वो नहीं होता है। ऑप्शन में आपको कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, इस तरीके से अलग अलग ऑप्शन दे दिए जाएंगे। लास्ट में सबसे हम इन सभी के परसेंटेज को अलग अलग भी बताएंगे कि किस तत्व में प्रोटीन की मात्रा कितने प्रतिशत जो है वो होती है। वहां से भी क्वेश्चन आ सकता है, तो उसको हम आगे जो है वो देखेंगे। आगे बात करें तो पूर्ण विखंडन पर शुद्ध जो प्रोटीन है उसके जो अणु होते हैं वो सरल अमीनो अम्ल के अणुओं में जो है वो टूटते हैं। तो इस पॉइंट को ध्यान रखिएगा कि पूर्ण जो विखंडन होता है उस पर शुद्ध प्रोटीन के जो अणु होते हैं किस में टूटते हैं? तो सरल अमीनो अम्ल के अणुओं में टूटते हैं। वैसे तो अमीनो अम्ल अपने आप में एक अलग सा टॉपिक है, परंतु थोड़ा सा अमीनो अम्ल यहाँ पर भी संबंधित है, उसको भी समझ लेते हैं। तो अमीनो अम्ल जो है वो इनकी संयोजक इकाइयां या एकलक के रूप में होते हैं। प्रकृति में जो है वो 300 से अधिक प्रकार के जो अमीनो अम्ल जो है वो पाए जाते हैं, परंतु उनमें से केवल 20 प्रकार के जो अमीनो अम्ल हैं वही प्रोटीन के एकलक जो है वो होते हैं। इनमें या इन 20 प्रकार के जो अमीनो अम्ल हैं, इसमें से अगर बात करें तो लगभग 10 प्रकार के अमीनो अम्ल भोजन से ही जो है वो मिल जाते हैं। और देह जो कोशिकाएं हैं उसमें भी जो है वो बन जाते हैं। इन्हें जो है अनिवार्य अमीनो अम्ल का नाम जो है वो दिया जाता है। जो 10 प्रकार के अमीनो अम्ल की बात यहाँ पर की गई है। और जो बाकी आपके 10 प्रकार के अमीनो अम्ल होते हैं वो केवल हमें भोजन से ही जो है वो प्राप्त होते हैं, इसलिए इन्हें अनिवार्य अमीनो अम्ल का नाम जो है वो दिया जाता है। तो अंतर आप समझ गए, जो 10-10 हैं किन्हें हम जो है वो अनिवार्य का नाम देते हैं। इस अंतर को जरूर समझ लीजिएगा कि बाद वाले और पहले वाले में डिफरेंस की क्या बात हो रही है। कि जो बाद वाले हैं वो केवल और केवल हमें भोजन से जो है वो प्राप्त होते हैं, और जो पहले वाले 10 की बात हो रही है वो कह रहा है कि ये भोजन से भी प्राप्त हो सकते हैं। ये दोनों में जो है वो डिफरेंस है। आगे बात करते हैं तो हमारे आहार की जिन प्रोटीन में सभी अनिवार्य अमीनो अम्ल होते हैं वो कहलाते हैं पूर्ण प्रोटीन, और ऐसे आहार को पूर्ण आहार की संज्ञा जो है वो दी जाती है। जिन प्रोटीन में सभी अनिवार्य अम्ल जो है अमीनो अम्ल नहीं होते उन्हें हम अपूर्ण प्रोटीन कहते हैं। तो नाम से ही क्लियर है, ऐसे आहार को अपूर्ण आहार जो है वो नाम दिया जाता है। जीवों में बात करें तो प्रोटीन के अणुओं की विविधता व संख्या जो है वो सबसे ज्यादा देखने को मिलती है। किसकी? प्रोटीन के अणुओं की विविधता और संख्या। साथ ही साथ
इसके टाइप्स की अब बात करते हैं तो जैव प्रोटीन जो है उसकी निम्नलिखित 3 प्रमुख श्रेणियां जो है और कई उप श्रेणियां जो है वो देखने को मिलती हैं। अब यहाँ पर इस चीज को समझिए कि इसमें टाइप्स के अंदर टाइप्स हैं। तो पहले हम जो बेसिक डिवीजन है उसको देखेंगे। सरल और अनुबद्ध ये 2 प्रकार होते हैं और उसके अंतर्गत भी अलग अलग प्रकार होते हैं। तो यहाँ पर जो कह रहा है प्रोटीन की निम्नलिखित 3 प्रमुख श्रेणियां, इसमें एक बार नाम समझ लीजिए। पहला आपका होता है जिसे हम कहते हैं सरल प्रोटीन्स, दूसरा आपका होता है अनुबद्ध प्रोटीन और तीसरा होता है व्युत्पन्न प्रोटीन। ये मुख्यतः है और इसके अंतर्गत भी टाइप्स हैं, वो एक एक करके हम देखेंगे। और इन टाइप्स के अलावा भी अलग अलग आधार पर प्रोटीन को बांटा गया, उसको इन सारी चीजों के बाद में देखेंगे। तो सबसे पहला सरल प्रोटीन, सिंपल प्रोटीन जिनको हम कहेंगे। तो ये केवल अमीनो अम्ल इकाइयों या फिर मोनोमरस की जो है वो बनी होती हैं। अणुओं की संरचना और आकृति के आधार पर इनके 2 टाइप होते हैं, एक गोलाकार प्रोटीन होता है और एक आगे हम देखेंगे जिसका नाम है तंतुवत प्रोटीन। गोलाकार प्रोटीन क्या होता है? ये जल, नमक, अम्लों और क्षारों के तनु जो घोल होते हैं उसमें घुलनशील होता है। रचना की बात करें तो उसमें जटिल अणुओं वाले प्रोटीन जो है ये होते हैं। इनके जो अणु होते हैं वो संकुचनशील जो है वो नहीं होते हैं, वरन वलित और कुंडलित होकर क्या होते हैं, प्रायः गोल से बने होते हैं। नाम गोलाकार है उससे भी आप याद रख सकते हैं। इनका विशेष महत्व क्या होता है? उपापचयी अभिक्रियाओं में जो है वो होता है। अब कौन कौन से आ जाएंगे? तो ये ग्रीन कलर से जो देख रहे हैं इसमें जैसे सारे एंजाइम हो गए, कई हार्मोन, हानिकारक जीवाणुओं और पदार्थों को नष्ट करने वाले प्रतिविष या फिर एंटीबॉडीज, अंडों और रुधिर के प्लाज्मा की एल्बुमिन, ग्लोब्युलिन्स, हीमोग्लोबिन की ग्लोबिन, पेशियों की मायोग्लोबिन, न्यूक्लियोप्रोटीन्स की हिस्टोन्स, अनाज की ग्लूटेन्स, दालों की प्रोलिमिन्स आदि सभी जो गोलाकार प्रोटीन है इसके अंतर्गत आते हैं। तो ये आपके एग्जाम्पल हैं। आपसे थ्योरी भले ना पूछा जाए पर अगर थोड़ा सा पेपर को और कठिन बनाने का प्रयास किया जाए तो प्रकार के अंतर्गत जो प्रकार हैं यहाँ से इस प्रकार से पूछा जा सकता है कि किस प्रकार के प्रोटीन में जो है ये आता है। एक हो गया गोलाकार प्रोटीन, दूसरा होता है तंतुवत प्रोटीन। ये जल में अघुलनशील संरचनात्मक प्रोटीन जो है वो होते हैं। अब इसमें कौन कौन से जो ग्रीन कलर्स है वो सारी चीजें जैसे संयोजी ऊतकों, कंदराओं, उपास्थियों, हड्डियों आदि की कोलेजन, इलास्टिक और रेटिकुलिन, त्वचा, सींगों, नाखूनों आदि की केराटिन, रेशम की फाइब्राइन, पेशियों की एक्टिन और मायोसिन, रुधिर के थक्के की फाइब्रिन आदि ये सभी इस श्रेणी के प्रोटीन में जो है वो आते हैं। और इनके जो अणु होते हैं वो लंबे, धागेनुमा और संकुचनशील होते हैं। ये इसकी विशेषता होगी। तो ये एग्जाम्पल आपके अगर यहाँ से क्वेश्चन बनेगा तो पूछे जा सकते हैं। अब ये जो टाइप हमने देखे ये किसके हैं? सरल प्रोटीन के हैं। इन दोनों के बाद हमारा दूसरा है जो है अनुबद्ध प्रोटीन। सरल प्रोटीन के बाद अनुबद्ध प्रोटीन में क्या है कि ये सरल प्रोटीन और किसी अन्य पदार्थ की जो है वो होती है और इन पदार्थों को प्रायः प्रोस्थेटिक समूह कहते हैं। इन्हीं समूहों के रासायनिक संगठन के आधार पर अग्र जो उपश्रेणियां है उसमें बांटा गया है। अब इसके अंतर्गत भी काफी टाइप्स हैं, तो इसीलिए मैंने कहा था कि स्टार्टिंग में कि टाइप्स के अंतर्गत टाइप्स हैं, इसलिए आपके दिमाग में होना चाहिए कि कौन मुख्य टाइप है और किसके आधार पर कौन से टाइप है। तो अनुबद्ध प्रोटीन में सबसे पहला है फास्फोप्रोटीन। तो फास्फोरिक अम्ल से जुड़ी प्रोटीन जैसे दूध की कैसीन। दूसरा आपका न्यूक्लियो प्रोटीन्स, तो न्यूक्लिक अम्ल और हिस्टोन प्रोटीन की यौगिक ये कोशिकाओं के केंद्रक में क्रोमेटिन नामक पदार्थ बनाते हैं, ये आपको पता होना चाहिए। तो ये जो फास्फोप्रोटीन है इसमें जो दूध की कैसीन है ये एग्जाम्पल आपका इंपॉर्टेंट है, जरूर ध्यान रखिएगा। तीसरा देखते हैं ग्लाइकोप्रोटीन। तो कार्बोहाइड्रेट और प्रोटीन्स की यौगिक संयोजी ऊतकों, उपास्थियों, आहार नाल, लार आदि में जो है ये पाया जाता है। फिर आपका क्रोमोप्रोटीन, तो ये प्रोटीन और रंगा पदार्थों की यौगिक रुधिर की हीमोग्लोबिन तथा हीमोसाइनिन, माइट्रोकॉन्ड्रिया की साइटोक्रोम आदि जो है इनमें देखने को मिलता है। लाइको लाइपोप्रोटीन जो है वसा और प्रोटीन की यौगिक जैसे अंडे की जर्दी, लाइपोविटाइलिन और रुधिर में संचरित लाइपोप्रोटीन ये सब इसमें आता है। और जितने भी अब नाम देख रहे हैं जैसे ग्लाइकोप्रोटीन हो गया आपका, तो ये सब नाम भी जो है अभी टाइप्स हम एक और आधार पर देखेंगे जिसमें ये सब रासायनिक संयोजन के आधार पर जो डिवीजन किया गया है उसके अंतर्गत आते हैं। तो वही मैंने कहा थोड़ा सा इस चीजों को ध्यान से समझिएगा। तीसरा आप आपका है व्युत्पन्न प्रोटीन। वो उतने टाइप आपके कंप्लीट हुए। व्युत्पन्न प्रोटीन की बात करते हैं तो ये सरल या अनुबद्ध प्रोटीन के अधूरे जल अपघटन से बनी छोटी पॉलीपेप्टाइड श्रृंखलाएं होती हैं जो कि प्रोटीन के पाचन से जो है वो बनती हैं और इन्हें जो है वो प्रोटियोसिस और पेंटोन्स जो है वो
भी कहा जाता है। तो तीनों मुख्य टाइप को एक बार रिकॉल करते हैं। सबसे पहला आपका गोलाकार प्रोटीन, जो के अंतर्गत तो टाइप हो गया। सबसे पहला था सरल प्रोटीन, जो केवल अमीनो अम्ल इकाइयों या मोनोमरस का बना होता है। दूसरा हमने देखा अनुबद्ध प्रोटीन, जो कि सरल प्रोटीन और किसी अन्य जो पदार्थ है उसकी होती है। और तीसरा जो हमने देखा व्युत्पन्न प्रोटीन, ये सरल या अनुबद्ध प्रोटीन के अधूरे जल अपघटन से बनी छोटी पॉलीपेप्टाइड श्रृंखलाएं होती हैं, जो कि प्रोटीन के पाचन से जो है वो बनती हैं। तो ये हो गया आपका तीनों का टाइप। अब मैंने कहा था अलग आधार पर भी जो है वो प्रोटीन का वर्गीकरण किया गया है, जिसमें केवल आपको नाम पता होना चाहिए कि किसके अंतर्गत कौन सा आता है। थ्योरी इसमें नहीं, केवल नाम है। तो त्रिविम आकृति सबसे पहले देखेंगे, फिर रासायनिक संयोजन के आधार पर, फिर विशिष्ट भूमिकाओं के आधार पर। तो त्रिविम आकृति के आधार पर टोटल 2 होते हैं। कौन कौन से? और वीडियो सभी लोग लाइक और शेयर जरूर करते रहिएगा। ढेर सारी अच्छे से अच्छी इंफॉर्मेशन हम आपको इकट्ठा करके जो है एक साथ प्रोवाइड करा रहे हैं, सारा कोर्स आपका करा रहे हैं, तो लाइक और शेयर तो आपका बनता ही है। तो सबसे पहला इसमें है फाइब्रस प्रोटीन, जिसमें अल्फा केरेटिन्स, बीटा केरेटिन्स, कोलेजन, एक्टिन, इलास्टिन, मायोसिन, फाइब्रिनोजन, ये सभी जो है वो आपके आते हैं। और दूसरा इसमें है ग्लोबुलर प्रोटीन्स, जिसमें अगर बात करें तो आपका ग्लोबिन हो गया, मायोग्लोबिन हो गया, हिस्टोन हो गया, ग्लूटेंस हो गया, ग्लूटेलिन्स हो गया, प्रोलेमिन्स हो गया, ये सभी जो है आपके आते हैं। तो ये टाइप के अंतर्गत केवल नाम है जो आपको पता होना चाहिए। और ये किसके आधार पर है? त्रिविम आकृति के आधार पर है। दूसरा है आपका रासायनिक संयोजन के आधार पर। जैसे सिंपल प्रोटीन की बात करें तो सारी फाइबर्स और कुछ ग्लोबुलर प्रोटीन जो हमने भी देखे वो इसमें आते हैं। कॉन्जुगेटेड प्रोटीन की बात करें तो इसमें न्यूक्लियोप्रोटीन, ग्लाइकोप्रोटीन, लाइपोप्रोटीन, हीमोप्रोटीन, फास्फोप्रोटीन, ये सभी जो है आपके आते हैं। तीसरा आपका डेराइव्ड प्रोटीन, इसमें प्रोटियोजेस, पेप्टोन्स, पॉलीपेप्टाइड, ये सभी जो है वो आपके आते हैं। तो इस प्रकार से नाम ध्यान रखने हैं। आगे देखते हैं। तीसरा जो है वो है विशिष्ट भूमिकाओं के आधार पर। इसके अंतर्गत ज्यादा टाइप हैं। कौन कौन से? सबसे पहला है स्ट्रक्चरल प्रोटीन, इसमें अल्फा केरेटिन्स, बीटा केरेटिन्स, कोलेजन, इलास्टिन, ये सब आते हैं। दूसरा है एंजाइमेटिक प्रोटीन, इसमें सभी एंजाइम प्रोटीन होते हैं किंतु सभी प्रोटीन एंजाइम नहीं होते हैं। तीसरा आपका रेगुलेटरी प्रोटीन, जिसमें इंसुलिन, ग्लूकागॉन, ये सब आपके पूछे जाते हैं। वृद्धि हार्मोन, थायरॉक्सिन, ये सब जो है इस रेगुलेटरी प्रोटीन में आते हैं। चौथा मोटिलिटी प्रोटीन, जिसमें एक्टिन और मायोसिन आता है। पांचवा ट्रांसपोर्ट प्रोटीन, जिसमें हीमोग्लोबिन, सीरम, एल्बुमिन, ये सब आता है। छठा डिफेंस प्रोटीन, जिसमें लिम्फोसाइट, इंटरल्यूकिन 2, इंटरफेरॉन, थ्रोम्बिन, फाइब्रिनोजन, ये सब आता है। और सातवां आपका न्यूट्रिएंट एंड स्टोरेज प्रोटीन के रूप में अगर बात करें तो जाइंस मक्का में, फैसियोलिन मटर में, ग्लूटेलिन चावल और गेहूं में, कैसीन दूध में, ये सभी आता है। तो ये आपके सब आधार हो गए, जो कि आपको केवल इनके नाम के आधार पर ही नहीं जो है याद करना है, इनके कार्य भी इससे आपको याद होंगे। जैसे डिफेंस प्रोटीन जो है क्या करते हैं? रक्षा करने का काम कर रहे हैं। तो उसमें ऐसे क्वेश्चन आ सकता है कि इनमें से कौन सा रक्षात्मक प्रोटीन के अंतर्गत आता है, तो ऑप्शन में लिम्फोसाइट, इंटरफेरॉन, थ्रोम्बिन, इस प्रकार से क्वेश्चन बन सकता है। ऐसे ट्रांसपोर्ट प्रोटीन क्या करते हैं? इधर से उधर पहुंचाने का काम करते हैं। जैसे हीमोग्लोबिन आपको मैंने बताया भी था, सीरम, एल्बुमिन, सीरम भी मैंने बताया था। तो इस प्रकार से इनके नाम से ही नहीं, केवल इनके यहाँ पर कार्य भी आपको जो है वो समझ में आ जाएंगे इनके नाम के साथ साथ। अब बात करते हैं हमारे महत्व और कार्य की। प्रोटीन का जो है क्या महत्व होता है, क्या कार्य होते हैं? तो सबसे पहला है कि अनेक जटिल प्रोटीन मेटाबॉलिक प्रतिक्रियाओं में जो उत्प्रेरक हैं अर्थात एंजाइम जो है उनका काम जो है वो करते हैं। तो अगर एक लाइन में आपको याद रखना है तो आप ऐसे याद रख सकते हैं, उत्प्रेरक अर्थात एंजाइमों का जो है ये काम करते हैं। दूसरा आपका है कि कुछ प्रोटीन हार्मोन्स के रूप में कोशिकाओं की क्रियाओं का नियमन करते हैं, इन्हें हम नियामक प्रोटीन कहते हैं। जैसे अनाज, इंग्लिश में रेगुलेटरी प्रोटीन, अभी हमने देखा भी था। जैसे अनाज, अंडे, दूध आदि का पोषक प्रोटीन से ऐसे अमीनो अम्ल जो है प्राप्त होते हैं, जिनके जो है वो डीएमिनेशन के बाद कार्बोक्सिल अंश ऊर्जा उत्पादन या वसा संश्लेषण में भाग लेते हैं। तो अगर एक पॉइंट में याद रखना है तो नियामक प्रोटीन के रूप में जो है याद रख सकते हैं। तीसरा आपका है रुधिर में संचरित कुछ परिवहन प्रोटीन, जैसे विशिष्ट पदार्थों को शरीर के एक भाग से दूसरे भागों के बीच लाने ले जाने का काम करते हैं, वो इसमें आ जाते हैं। जैसे अभी हमने स्टार्टिंग इसी में ही अलग अलग आधार पर देखा था, तो वहां पर एक थे ट्रांसपोर्ट प्रोटीन, तो वही चीज यहाँ पर इसके कार्य में जो है वो बता दिया गया है। इसीलिए मैंने कहा कि आपको अगर नाम पता होंगे किसमें कौन सा आता है,
एक बार मैं आपको दिखा देता हूँ, ये वाले जो है ट्रांसपोर्ट कहाँ गया, 5वें नंबर का देखिए लिखा है, इसी में हीमोग्लोबिन है। तो ये जितने नाम है अगर आपको डिट्टो पता होंगे कि कौन सा किस में आता है, तो ये कोई क्वेश्चन आएगा तो आप आसानी से यहाँ से कर लेंगे। एग्जाम्पल के लिए बताया गया परिवहन के रूप में, जैसे कि रुधिर की हीमोग्लोबिन ऑक्सीजन का संवहन करती है, इसी प्रकार रुधिर जो है प्लाज्मा की लाइपोप्रोटीन वसाओं का यकृत से वसीय ऊतकों और अन्य ऊतकों तक संवहन करती है। कोसा कला में उपस्थित कुछ प्रोटीन विशिष्ट अणुओं का कला के आर पार संवहन करती है। ये सभी अगर एक लाइन में याद रखना है तो आप परिवहन के रूप में जो है वो याद रख सकते हैं। फिर बात करते हैं तो प्रोटीन स्वभावतः क्षारीय प्रकृति के होते हैं, तो ये चीज आपको पता होना चाहिए। शरीर में अम्ल क्षार संतुलन बनाए रखने में भी जो है ये महत्वपूर्ण सहयोग करते हैं। तो प्रकृति इसकी कैसी होती है, क्षारीय प्रकृति होती है। अनेक प्रोटीन के संयोजन में अमीनो अम्ल के अतिरिक्त कोई गैर अमीनो अम्ल घटक, जिसको हम कहते हैं नॉन अमीनो एसिड कंपोनेंट, ये भी जो है वो देखने को मिलता है। उसे संयुक्त प्रोटीन और उनके गैर अमीनो अम्ल जो घटक होते हैं उनको प्रायः प्रोस्थेटिक समूह जो है वो कहते हैं। प्रोस्थेटिक समूह, वो जो भी स्टार्टिंग में हमने टाइप्स देखे थे उसमें नाम मैंने बताया था, सेकंड जो टाइप था अनुबद्ध प्रोटीन उसमें ही था आपका, उसे प्रोस्थेटिक समूह जो है वो कहते हैं। फिर बात करते हैं सभी एंजाइम कुछ हार्मोन जैसे इंसुलिन या थायरॉक्सिन आदि, एंटीबॉडीज, एंटीजेंस, फैक्टर आदि भी जो है वो प्रोटीन होते हैं। अपेक्षाकृत सरल और घुलनशील प्रोटीन जीवद्रव्य के आधारभूत तरल जल में घुली रहती है और द्रव्य की भौतिक दशाएं जैसे कि सॉल और जल का नियंत्रण का कार्य भी जो है ये करते हैं। तंतुवत प्रोटीन जो कोशाएं उनके विभिन्न अंगकों और संयोजी जो ऊतक हैं उनकी रचना में भी भाग लेते हैं, इसलिए वृद्धि और मरम्मत के लिए भी आवश्यक है। तो मेन जो यहाँ पर ब्लू कलर से लिखा है, इतना भी आप याद रख सकते हैं कि वृद्धि और मरम्मत के लिए, इसलिए इन्हें संरचना प्रोटीन का नाम भी जो है वो दिया जाता है। स्ट्रक्चरल प्रोटीन जो है हम इसे कहते हैं। तो ये इसके टोटल कार्य और महत्व हो जाएंगे। अब बात करते हैं इसमें परसेंटेज की। यहाँ से क्वेश्चन आपका आ सकता है, ये इस पूरे टॉपिक का मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट होगा कि किसमें कितना, किस तत्व में कितनी परसेंटेज की मात्रा प्रोटीन की देखने को जो है वो मिलती है। तो सबसे पहला है कार्बन, जहां पर आप देख रहे हैं सबसे ज्यादा है, लगभग 50 से 54%। एक क्वेश्चन पूछने का तरीका ये हो सकता है कि इनमें से किस तत्व में जो प्रोटीन का परसेंटेज है वो सबसे ज्यादा होता है, इस प्रकार से। तो तत्व भी आपको याद रखना है, परसेंटेज भी याद रखना है, ताकि दोनों टाइप के क्वेश्चन आए। ऐसे भी तो क्वेश्चन आ सकता है कि इनमें से कौन सा तत्व जो है जिसमें प्रोटीन की मात्रा सबसे ज्यादा होती है, ऐसे करके। दूसरा है आपका ऑक्सीजन, जहां पर ये मात्रा 21 से 24% तक जो है वो होती है। तीसरा है आपका नाइट्रोजन, जहां पर ये मात्रा 13 से 16% होती है। हाइड्रोजन में लगभग 7.0% होती है, और सल्फर में अगर बात करें तो 0.2 से लेकर 7.0% तक जो है वो होती है। तो ये घटते हुए क्रम में मात्रा हो जाएगी। तो कार्बन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, हाइड्रोजन और सल्फर, ये 5 तत्व आपके दिमाग में होने चाहिए प्रोटीन के संदर्भ में। और इस पूरे टॉपिक में जो हमने एग्जाम्पल देखे वो भी सभी आपके दिमाग में जो है वो होने चाहिए, क्योंकि क्वेश्चन अगर यहाँ से बनेंगे तो उसके एग्जाम्पल से कौन सा प्रोटीन किस कार्य में आता है, इस प्रकार से क्वेश्चन बन सकते हैं। बाकी टाइप के नाम आपसे नहीं पूछे जाते हैं, वो केवल आपके समझाने के लिए थे कि कौन से टाइप जो है वो किसके अंतर्गत जो है वो आते हैं, उनकी पर्टिकुलर विशेषताओं से संबंधित, जैसे इसकी प्रकृति कैसी होती है तो क्षारीय होती है, इस तरीके के क्वेश्चन जो है वो बन सकते हैं। तो ये हमारा जो टॉपिक है प्रोटीन वाला समाप्त हुआ। अब हम प्रश्न की प्रैक्टिस करेंगे। टोटल जो है वो आपके 5 प्रश्न प्रैक्टिस करेंगे, लास्ट में क्वेश्चन हम आपसे भी पूछेंगे। तो प्रश्न आपका है कि जिस तालाब में जल में टैडपोल वृद्धि कर रहा है, ये वाला क्वेश्चन हमने जो है वो पिछले वाले पार्ट में पूछा था और कहा था नेक्स्ट वाले वीडियो में हम इसका आंसर देंगे। उस जल में निम्नलिखित में से किस तत्व की पर्याप्त मात्रा उपलब्ध होनी चाहिए? ऑक्सीजन, आयोडीन, नाइट्रोजन, क्लोरीन। ये एक्चुअल में क्वेश्चन शायद जीवों की दुनिया या वगैरह में किसी चैप्टर में आया था, जो मैंने आपको पहले भी समझाया था कि जो मेढक का बच्चा होता है उसको टैडपोल कहते हैं, और इसकी वृद्धि के लिए इसको हम कायांतरण नाम देते हैं। तो उसकी वृद्धि के लिए जो उचित दशाएं हैं वो आपका किसमें या उसकी किसकी मौजूदगी होनी चाहिए, तो आप कहेंगे आयोडीन की होना चाहिए। बी वाला ऑप्शन सही होगा। और इसको कहते क्या है, तो इसको कहते हैं मेढक में कायांतरण का नियमन। और किस हार्मोन से जो है होता है, तो थायरॉक्सिन नामक हार्मोन से होता है। वो क्वेश्चन जो है वो पूछा गया था, क्योंकि ये जो हार्मोन होता है ना, ये आयोडीन से निर्मित होता है। इसलिए आयोडीन या थायराइड तत्व को अगर मिला दिया जाए पानी में, जल में, तो टैडपोल जो है उसमें कायांतरण की जो गति होगी वो तीव्र हो जाएगी। अगला देखते हैं आपका प्रश्न दूसरा, कि दो जीव अच्छे मित्र हैं और साथ साथ जो है वो रहते हैं। इनमें जो है वो एक आवास, जल तथा पोषक तत्व प्रदान करता है, जबकि दूसरा क्या करता है, भोजन प्रदान करता है। या भोजन प्रदान नहीं करता है, भोजन बनाता है, क्योंकि एक तो दूसरा दे ही दे रहा है, बनाता भी है और प्रदान दोनों करता है।
तो जीवों के इस संबंध को क्या कहते हैं? स्वपोषण, परिजीवता, विषम पोषण, सहजीवन। बताइए कौन सा सही होगा? ऐसी चीज, ये संबंध आपसे पूछा गया क्या कहलाता है? स्वपोषण, परिजीवता, विषम पोषण या सहजीवन। तो मैंने बताया कि जब दो जीव साथ साथ रह रहे हैं, उनमें से एक जीव दूसरे को हेल्प कर रहा है, दूसरा भी पहले को कर रहा है, तो यहाँ पर भी एक जीव क्या कर रहा है? दूसरे को आवास दे रहा है और पोषक तत्व प्रदान कर रहा है, और जो दूसरा जीव है वो भोजन बनाता है और प्रदान करता है। इस प्रकार का जो संबंध होता है वो कहलाता है सहजीविता का संबंध या फिर सहजीवन कहलाता है। तो ये आपका ऑप्शन डी वाला यहाँ पर जो है वो सही होगा। और सबसे अच्छा जो इसका एग्जाम्पल होता है वो होता है आपका लाइकेन। इसको जरूर ध्यान रखिएगा, काफी बार लाइकेन से संबंधित क्वेश्चन जो है वो पूछ लिया जाता है। लाइकेन में कैसे, समझिए। जो लाइकेन है ये आपका, ये देखिए, एक तो शैवाल होता है और एक आपका कवक होता है। तो शैवाल और एक कवक, लाइकेन में अगर बात करें तो लाइकेन में शैवाल और एक कवक ये जो है वो घनिष्ठ रूप से साथ साथ रहते हैं। शैवाल तथा जो निर्मित भोजन होता है वो कवक को मिलता है, और जो कवक है इससे जो है वो खनिज लवण, स्थान और रक्षा वो जो है वो शैवाल को मिलती है। तो इस प्रकार से आप याद रख सकते हैं कि दोनों एक दूसरे को हेल्प करते हैं। तो ये संबंध कैसा कहलाता है? सजीवता का संबंध कहलाता है। अगला देखते हैं प्रश्न नंबर 3 कि आहार नाल पाचन जो नली है उसमें निगला गया भोजन नीचे की ओर गति करता है क्योंकि? ग्रास नली है जो ग्रसिका है उसकी भित्ति की जो पेशिकाएं होती हैं, पेशियां जो होती हैं वो संकुचित का कार्य करती हैं, या फिर भोजन के साथ लिया गया जो तरल पदार्थ है वो प्रवाहित होता है, या गुरुत्वीय बल के कारण ऐसा होता है, या हष्ट पुष्ट जो जीव है वो भोजन को नीचे ले जाने के लिए बल जो है वो प्रदान करती है। तो बताइए इनमें से कौन सा जो है वो सही होगा? तो चित्र के साथ मैंने आपको बताया था कि जब आप खाना खाते हैं तो मुंह गोहिका में जाता है, उसके बाद जो इस टाइप से देखते हैं ना, लंबा सा पाइप टाइप का होता है, गर्दन से नीचे तक पूरा अमाशय में जाकर के जुड़ता है। तो ये जो पाइप टाइप का होता है ये अमाशय में जुड़ा है, तो यहाँ से जब आप भोजन करते हैं तो इससे ही नीचे जो है वो ये भोजन इस टाइप से जाता है। अब जब ये धीरे धीरे जैसे जैसे नीचे जाता है तो यहाँ पर जो है वो संकुचन और सिकुड़न भी कह सकते हैं, या सिकुड़न और जो शिथिलन यानी कि फैलाव, ये जो ग्रसिका आप देख रहे हैं ना, इसका सिकुड़न और फैलाव ऐसे होता रहता है। तो इसको नाम दिया जाता है, वो नाम होता है क्रमांकुंचन का। तो क्रमांकुंचन इसी को हम कहते हैं। तो इसके कारण ही भोजन क्या होता है, धीरे धीरे नीचे की ओर जो है वो खिसकता जाता है, और खिसकते खिसकते कहाँ आ जाता है? ये आपका अमाशय में आता है। एक क्वेश्चन ऐसे भी पूछा जा चुका है, शायद मैंने आपको कराया है, कि इनमें से किस भाग में जो है वो पाचन नहीं होता है? तो ये जो आपकी ग्रसिका होती है इसमें, या ग्रास नली कह लीजिए, इसमें आप कहेंगे कि भोजन जो है किसी प्रकार का पाचन क्रिया नहीं होती है, केवल ये नीचे ऊपर से नीचे तक जो है वो पहुंच जाता है। तो ये आपका आंसर देखिए, अगर तो पहला वाला ही सही है, ग्रास नली या कृषिका की भित्ति की जो पेशियां होती हैं वो संकुचन करती हैं, तो बस आपका यही ऑप्शन जो है वो सही हो जाएगा। इसी कारण से जो भोजन होता है वो धीरे धीरे नीचे जाता जाता है। चौथा प्रश्न देखते हैं आपका कि व्यायाम के पश्चात कभी कभी हमारी जो पेशियां हैं उनमें कैंप आते हैं, खिंचाव उत्पन्न हो जाते हैं, इसका क्या कारण होता है? पायरुवेट का अल्कोहल में परिवर्तित होना, ग्लूकोज का पायरुवेट में परिवर्तन नहीं होना, ग्लूकोज का लैक्टिक अम्ल में परिवर्तित नहीं, या फिर पायरुवेट का लैक्टिक अम्ल में परिवर्तित होना। तो कौन सा इनमें से जो है वो सही होगा? तो जब भी थकान की बात आए, खिंचाव तो यहाँ पर लिखा है, थकान कह लीजिए, खिंचाव कह लीजिए, तो लैक्टिक एसिड के कारण ऐसा होता है। तो यहाँ पर सी और डी में लैक्टिक अम्ल करके है, तो आपका ए और बी तो ऑप्शन काट ही दीजिए। सी वाले ऑप्शन में अगर आप देखेंगे तो इसमें लिखा है कि परिवर्तन नहीं हो पाता है, और इसमें चौथे वाले में लिखा है कि परिवर्तन होना। तो सही कौन सा होगा? तो सी वाला आपका ग्लूकोज का लैक्टिक अम्ल में परिवर्तन नहीं होना, ये सही हो जाएगा। कभी कभी आप योगा करते हैं, व्यायाम करते हैं, तो क्या होता है, खिंचाव आ जाते हैं, और इसका रीजन होता है जो ग्लूकोज है इसका लैक्टिक अम्ल में परिवर्तन नहीं हो पाना। तो ये आपका सी वाला ऑप्शन जो है वो सही हो जाएगा। अगला और इस वीडियो का लास्ट प्रश्न देखते हैं, इसके बाद एक प्रश्न हम आपसे भी पूछेंगे। साथ ही साथ चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब करके अवश्य जुड़ जाइएगा, और साथ ही साथ जिनको लाइव टाइमिंग नहीं पता है तो शाम के 8 बजे के लिए लाइव टाइमिंग चल रही है, जिसमें हम सुपर टेट के लिए कंप्लीट कोर्स आपको करा रहे हैं टॉपिक वाइज, साथ में प्रश्न की प्रैक्टिस भी कर रहे हैं। और टेलीग्राम चैनल से यदि नहीं जुड़े हो तो बालाजी स्टडी अड्डा सर्च करके जुड़ सकते हैं, लिंक भी आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। प्रश्न आपका है, प्रतिजैविक के उपचार में प्रभावी है इन्फ्लुएंजा, हेपेटाइटिस ए। यहाँ पर के उपचार ना कह करके यहाँ पर एक फिलिंदा ब्लैंक लगा दीजिए कि प्रतिजैविक, जिसको हम एंटीबायोटिक कहते हैं, ये किसके जो है वो उपचार में जो है वो प्रभावी है। इस प्रकार से आपका क्वेश्चन होना चाहिए।
तो ए ऑप्शन है इन्फ्लुएंजा, बी ऑप्शन है हेपेटाइटिस ए, सी ऑप्शन है डेंगू बुखार और डी ऑप्शन है हैजा। तो बताइए इनमें से कौन सा जो है वो सही होगा। प्रतिजैविक जो है हम एंटीबायोटिक कहते हैं, तो वो किसके उपचार में जो है यूज में जो है वो ली जाती है। आंसर की चलिए बात करते हैं इन चारों में से। तो आपका आंसर यहाँ पर जो है वो हैजा जो है वो बिल्कुल सही होगा। प्रतिजैविक जो है इसका यूज हैजा के उपचार में जो है वो किया जाता है। हैजा आपका कैसा रोग है? तो एक प्रकार का संक्रामक रोग है और क्वेश्चन ये पूछा जाता है कि किस जीवाणु, विषाणु, कवक, प्रोटोजोआ से फैलता है। तो आप क्या कहेंगे कि ये जो है वो जीवाणु से होने वाला जो है वो रोग है। जीवाणु, विषाणु, कवक, प्रोटोजोआ की ट्रिक ऑलरेडी हम देख चुके हैं। जीके प्लेलिस्ट में आपको जो है वो ट्रिक मिल जाएगी। यदि ना आप प्लेलिस्ट तक जाना चाहें तो डायरेक्ट भी गूगल पे सर्च करेंगे कि जीवाणु, विषाणु, कवक, प्रोटोजोआ, बालाजी स्टडी अड्डा ट्रिक, ऐसे करके भी आपको वीडियो मिल जाएगा। और कौन सा जीवाणु, उसका नाम क्या है? तो उसका नाम है विब्रियो कॉलरी। तो नाम भी जरूर जो है वो आपको पता होना चाहिए। इस चैप्टर में अगर देखेंगे तो इसी टाइप के क्वेश्चन जो है वो बन सकते हैं, पर जो हम स्टार्टिंग से देख रहे हैं जैसे आपका कार्बोहाइड्रेट हो गया, प्रोटीन हो गया, वो सारी चीजें भी इसी चैप्टर में आती हैं। इसलिए हम एक एक करके सारी चीजों को भी देख रहे हैं, धीरे धीरे प्रश्नों को भी प्रैक्टिस कर रहे हैं। और बाकी अब ज्यादा चीजें आपकी इस चैप्टर में नहीं रह गई हैं। तो ये विब्रियो कॉलरी आपका सही होगा। यानी कि आंसर तो डी होगा, पर विब्रियो कॉलरी भी आपको पता होना चाहिए। अब वो प्रश्न, जैसे कि सभी वीडियो में हम आपसे एक न एक प्रश्न पूछते हैं, तो इस वीडियो का आपके लिए प्रश्न है जिसका आंसर वीडियो के मेन कमेंट में आपको बताना है कि वो गैस जो कि रक्त में कार्बोक्सी हीमोग्लोबिन बनाती है, जिससे दम घुटता है, तो वो गैस कौन सी है? कार्बन मोनोऑक्साइड, नाइट्रोजन, या फिर कार्बन डाइऑक्साइड, या फिर क्लोरोफ्लोरोकार्बन। तो इन चारों में से कौन सा सही होगा? अपना आंसर वीडियो के मेन कमेंट में टाइप करके बताइएगा। लाइव टाइमिंग दोपहर के 3 बजे और शाम के 8 बजे, तो लाइव आकर भी वीडियो आप देख सकते हैं, प्रश्नों की प्रैक्टिस कर सकते हैं। तो आज वीडियो में इतना ही रखते हैं, मिलते हैं अगले वीडियो में कुछ नए प्रश्नों के साथ, नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।